डियर स्टूडेंट, आज हम जो हमारा कल का जो लेक्चर था मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट, उससे संबंधित हमने 3 अधिकारों को पढ़ा। आज हम बाकी के जो 3 बच गए हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आपको कल बताया था जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनकी संख्या कितनी बताई थी? 6 उनकी संख्या है। और ये कहाँ से ले गए हैं? संविधान में इनको कहाँ से शामिल किया गया, किस देश के संविधान से? वो आपको बताया था कल। मौलिक अधिकार है वो यूएसए, अमेरिका के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। और वहीं से प्रेरित होकर, और जब भारत का संविधान का निर्माण चल रहा था तो उस समय उन्हीं देशों से लेकर इसमें शामिल किया गया था। इससे पहले हमने कल 3 पढ़े थे, 3 मौलिक अधिकार। पहला क्या था? समता का अधिकार। दूसरा क्या था? दूसरा बताओ। पहला क्या था? समता का अधिकार। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, हम कोई भी संगठन बनाने के लिए आज़ाद है। ये स्वतंत्रता का अधिकार। वो कानून के समक्ष हम सभी क्या है? समान। ये सभी चीज़ें कल हमने पढ़ी। आज हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से अभिप्राय बच्चों ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म मानने के लिए और उस धर्म के अनुसार प्रचार करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए या पूजा पाठ करने की जो आज़ादी दी गई है प्रत्येक नागरिक को, वो चाहे किसी धर्म से विलोम करता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो उसको जो फंडामेंटल राइट मिले हैं उसके अनुसार वो उसके क्या प्रचार कर सकता है, उसको अपना सकता है, धर्म बदल भी सकता है वो। और ये उसका प्रचार भी करने के लिए किसी प्रकार को कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, और उसके लिए वो स्वतंत्रता है, उसके वो कर सकता है, उसका वो क्या बनता है? फंडामेंटल राइट। उसके बाद बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधित विचार अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। एक होता है बच्चों बहुसंख्यक और एक होता है अल्प। बहु का मतलब होता है ज़्यादा और संख्या का मतलब संख्या, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुसंख्यक हो गया। और जहाँ पर जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक। तो इसमें यही कह रहा है कि जिनकी संख्या भारत में कम है उनको क्या देगा? संरक्षण, उनको क्या सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, उसका फंडामेंटल राइट है। और जिस व्यक्तियों की या जिस समुदाय के देश में जनसंख्या कम है तो उनकी रक्षा करेगा, उसको संरक्षण प्रदान करेगा। इस तरह की व्यवस्था संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो फंडामेंटल राइट में आता है उसमें क्या गया है? हिंदू धर्म के लोगों को छोड़कर जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें सभी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। मतलब क्या? और भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसके अलावा जितने भी विचारों को मानने वाले, विचारधारा को मानने वाले, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। उन सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है संविधान में। और जो हिंदू है उनको बहुसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। भारत में सबसे कम पारसी लोगों की संख्या है। उसके बाद बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म के सिख हैं, फिर ईसाई और फिर मुसलमान है। ये सभी समुदाय होते हैं, ये सारे अल्पसंख्यक है। हिंदुओं की संख्या क्या? बहुसंख्यक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 से 35 तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वार्थिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अभिप्राय बच्चों उस चीज़ से है कि अगर किसी व्यक्ति को ये जो अधिकार दिए गए, अगर इसका शोषण किया जाता है, अगर उसको दबाया जाता है या अगर इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है तो उसको ऐसे अधिकार या इस तरह का रास्ते उसके लिए खुले हैं कि वो सीधे जाकर सर्वोच्च न्यायालय में उससे संबंधित अपील कर सकता है। उसको किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा और वह अपने जो अधिकार है उन सब की क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार का वर्णन किया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का, देश के नागरिक को अगर वो मानता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसका अधिकारों से वंचित रखा गया है और उसको ये अधिकार बनता है और उसको फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
रोका जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वह सीधा आवेदन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश 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 दे सकता है, आदेश दे सकता है, या रिट जारी करने का अधिकार है। और ये जो रिट होती है बच्चों, वो 5 प्रकार की होगी। आगे जब भविष्य में आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे, जब इसका विश्लेषण भी मिलेगा, आपका विस्तार भी मिलेगा। और रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, परमादेश की, अधिकार परीक्षा की, उत्प्रेक्षण की, और प्रतिषेध प्रतिषेध, ये सभी 5 प्रकार की रिट होती है। और बच्चों आपको आज बताया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और कौन कौन से आपको फंडामेंटल राइट है, और किस प्रकार आपको अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये भारत के संविधान में कैसे इसको शामिल किया गया। और इससे संबंधित आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय गान की बात आती है, गीत की बात आती है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, क्या कौन से भाग में इनको शामिल किया गया है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों देखो, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक स्तंभ, ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में कब लागू की गई, कब इनको शामिल किया गया, और किस प्रकार इनको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पहचान दिलाई गई। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान को बनाने में कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। आपको पहले भी बताया था 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। किसमें? भारत के संविधान में। इसमें कुल उपच्छेदों को शामिल कर लिया जाए तो इसकी संख्या वर्तमान समय में कितने हैं? 444। जो 444 इसमें है। मूल संविधान में अनुसूचियां संविधान में 22 भाग और लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। किसमें? भारत के संविधान में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और सन 2000 के बाद निजी रूप से कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जा सकता है। मतलब इससे पहले क्या किया गया था बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों पे या कोई पर्सनल जो जगह है, जिनकी व्यक्तिगत जो जगह है, वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा नहीं सकते थे और नहीं लगाया जाता था। लेकिन जब संविधान में 2000 में निजी रूप से ये मान्यता दे दी गई कि वो अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं, स्कूलों पर लगा सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 19A में किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह देवनागरी लिपि मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ है उससे संबंधित जो चीज़ है ये देवनागरी में लिखा गया है और मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। इसके अंदर आपने देखा होगा सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो वही है जो मुंडुक उपनिषद की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। आपको पता है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह बंगाली भाषा में है। इसको गाने में समय 22 सेकंड लगता है और अगर लघु समय की अगर बात करते हैं तो कितना? 20 सेकंड। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह बंगाली भाषा में है। इसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। जो हमारा कैलेंडर होता है राष्ट्रीय कैलेंडर उसको बोलते बच्चों ये पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग का पहला दिन 22 मार्च सामान्य रूप से और अधिक वर्ष लीप वर्ष का आपको पता होगा जो और 23 मार्च लीप वर्ष में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह चैत्र होता है जैसे साढ़ आषाढ़ कातक फागण सावन ये सभी चीज़ें जो हमारे गांव में महिलाएं जिनका शब्द का प्रयोग करते हैं वे सभी चीज़ें ये हैं। राष्ट्र पंचांग का पहला महीना चैत्र है और राष्ट्र पंचांग का अंतिम महीना फागुन।
जिसको फागण कहते हैं, फाल्गुन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को कब कब शामिल किया गया है, वो किस भाषा में लिखे गए हैं और भारत के संविधान में किस प्रकार उनको जगह दी गई है। ये सभी चीज़ें हम जानना हम इन लेक्चरों में या फिर हम पढ़ कर ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे देश की अस्मिता, लोकतंत्र व्यवस्था, मौलिक अधिकार, एक नागरिक के कर्तव्य, इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ा है। और कल के लेक्चर में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें हमारे संविधान में एक नागरिक को उनके अधिकार तो दे दिए, उनको फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य बनते हैं, उसके फंडामेंटल ड्यूटी क्या बनती है, उन चीज़ों को विकल्प पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हमारे संविधान में एक नागरिक के होने के नाते दिए गए हैं। धन्यवाद।